प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के इस प्रतिदिन के कार्यक्रम में सभी बंधुओं का सादर अभिवादन, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रबोधन का कार्यक्रम केवल इसलिए हो रहा है ताकि आप समाज की जो भी व्यवस्था बनी हो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सुख से रहने का रास्ता निकलना चाहिए और वह रास्ता बिना आपको पूरी बात समझाए नहीं निकल सकता। इसलिए आप यह भी कह सकते हैं कि समाज में जो शासक होते हैं वो कितने योग्य होने चाहिए और उनकी योग्यता के कारण ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता और स्वतंत्रता इसमें बहुत ही सम्मानजनक ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक रहते हुए सुख से जीने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए हमारी बुनियादी बात एक ही है कि आप व्यवस्था चाहे उसे जो भी क्यों न कहा जाए, लेकिन वह आर्थिक न्याय की कसौटी पर खरी होनी चाहिए। यह एकमात्र शर्त, इसका पालन होना अनिवार्य है। तो आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं आर्थिक न्याय की कसौटी पर कोई भी व्यवस्था खरी नहीं उतरती। आज पूरी दुनिया का दृश्य अगर आप देखते हैं तो वही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ती है। भारत पाकिस्तान की बात हो, समानता के नाम पर जो विचारधारा, जिसे हम वामपंथी विचारधारा कहते हैं और जिसे समाजवाद के नाम से या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से, साम्यवाद के नाम से, पूंजीवाद के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इनमें कोई भी विचारधारा आर्थिक न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। और इसी कारण दुनिया में उसके किसी न किसी कोने में युद्ध जैसी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं और समाज के जो सबसे सरल, सबसे सामान्य व्यक्ति जो किसी भी व्यवस्था की गहराई को नहीं समझते लेकिन निर्दोष होते हैं, वही सबसे ज्यादा दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। उनका जीवन कभी भी अभावों से मुक्त नहीं होता। और आप भी देखते हैं कि मुट्ठी भर अमीरों के पास आज दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है। उसी संपत्ति के बल पर वे लोग शासक बनते हैं और आज तक कोई ऐसी पद्धति का आविष्कार नहीं हुआ है जो इस अन्याय से मुक्ति देती हो।
और हमारी यह आर्थिक न्याय की विचारधारा उसमें एकमात्र अपवाद हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम को हम जितनी पवित्र भावना से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी भावना से मानवता के प्रति उतनी ही निष्ठा रखते हुए इसको आप भी आगे बढ़ाने के लिए सामने आएं और निरंतर हमारा यह आर्थिक न्याय का परिवार यह बढ़ता रहे और पूरी दुनिया जो अनेक प्रकार के दुख झेल रही है, अनेक प्रकार से परेशान हो रही है, वह पूरी मानवता को और प्राणी मात्र को इस दुख से मुक्त कर सके, उसे वह व्यवस्था दे सके जो हर व्यक्ति को भय मुक्त, अभाव मुक्त, संतुष्ट, सुख, सम्मान और सहज रूप से जो उसके चेतन स्वरूप को अच्छा से अच्छा, उन्नत से उन्नत स्थिति में पहुंचा सकती हो, उसे पहुंचने लायक बना दे। अर्थात समाज में कोई भी व्यक्ति किसी भी दृष्टि से अपने आप को शोषित महसूस न करे, अभावग्रस्त महसूस न करे, ऐसा नहीं समझे कि वह अन्याय का शिकार है और दूसरों के द्वारा गुलामी का जीवन जीना उसकी मजबूरी है। तो बंधुओं, इसके कितने भी आयाम हों, उन सारे आयामों पर आप विचार कर सकते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और उन चुनावों में जो तमाशा हो रहा है वह उसे भी आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं सारे राजनैतिक दल येन केन प्रकारेण अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और सत्ता की स्थापना के लिए अपने सारे मतदाताओं को, आप ध्यान रखिए, उनका केंद्र मतदाता है, मानवता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सत्ता में आने के लिए केवल मतदाताओं का वोट चाहिए। तो अब आप बताइए, मतदान का यह इस प्रकार अधिकार मिलना क्या मानवता के लिए अच्छा हो सकता है? और आप यह भी जानते हैं कि इसके बावजूद हमारे देश में वोट देने का अधिकार यह दिया गया है। आज की स्थिति में यह 18 वर्ष का होते ही हर व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त होता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कभी उसकी नागरिकता पर कोई संदेह उठता है तो उसका वह अधिकार खत्म हो सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत सरकार के पास भी इतने सही आंकड़े नहीं हैं कि वह पूरी दमदारी के साथ कह सके कि यह हमारे देश का नागरिक है या हमारे देश का नागरिक नहीं है। आज भी कितने ही लोग भारी जागरूकता के बाद भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसका नाम नागरिकता की सूची में आया ही नहीं हो। तो फिर जिसका नाम नागरिकता की सूची में ही नहीं आया, जिसको किसी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं मिलती, वह सुखी जीवन कहां से जिएगा? और कभी उसे अगर नागरिकता प्रमाणित करने की जरूरत पड़ी तो वह नागरिकता भी कहां से प्रमाणित करेगा? यह तमाशा जब देश की तथाकथित रूप से आजादी मिली, भारत पाकिस्तान बने, उसी समय से आरंभ हो गया और आज भी कई प्रांतों में
ऐसे लोग हैं जिनको गलत ढंग से नागरिकता प्रदान की गई, और गलत ढंग से नागरिकता प्रदान करने में राजनीतिक दल ही प्रमुख थे। अब इससे और गहराई में उतरकर मैं ज़्यादा कड़वी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि इंदिरा जी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका नाम मुझे थोड़ा विस्मरण हो रहा है, किंतु उन्होंने कहा था कि जब तक अली और कुली इस देश में मौजूद हैं, खासकर ये जो असम है, वहां के बागानों में काम करने वाले लोग जब तक यहां मौजूद हैं, तब तक कांग्रेस की सत्ता को कोई खतरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है, कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों को गलत ढंग से नागरिक बनाया। पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से अवैध रूप से लोग आते रहे और भारत में कांग्रेस उनको बड़ी योजना पूर्वक भारत का नागरिक बनाती रही, और आज वही समस्या असम की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने भी आई है। और इसे लेकर जब मोदी सरकार काम कर रही थी, तो मुसलमानों ने संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करने की बात कहकर उसकी आलोचना भी की थी। लेकिन यह सब बातें मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसे मैं सांप्रदायिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से बोल रहा हूं। ऐसा मैं प्रदर्शन भी नहीं करना चाहता। तो बंधुओं, मैं कहना यह चाहता हूं कि नागरिकता का मुद्दा यह पूरी तौर पर निष्कपट भाव से बनाया जा सकता है, और पैदा होने वाले हर नागरिक को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में आर्थिक न्याय का अधिकार अगर प्रदान कर दिया जाए, तो कम से कम भारत में यह विसंगति काफी सीमा तक दूर हो सकती है। फिर कोई किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात, काले धन की बात और इसी प्रकार की अनेक बातें समाज में नहीं चलेंगी, और काले धन के बल पर जो विसंगतियां राजनीति में, सामाजिक व्यवस्था में और अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ रही है, उन सब से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए हमने क्या कहा है, हर नागरिक को जन्म से मृत्यु तक औसत सीमा तक संपत्ति का अधिकार जन्मजात अधिकार के रूप में मिलना चाहिए, और यह भारतीय संविधान में उचित संशोधन करके यह आसानी से किया जा सकता है। लेकिन मैं यह भी बता दूं, आज तक भारतीय संविधान में लगभग 140 संशोधन हो चुके हैं, और वे सारे संशोधन इस देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त तत्वावधान में जो नियम कानून बदलने का, संविधान बदलने का अधिकार जिसके पास होता है, उसमें बदलाव का ही परिणाम है। किंतु इतने लोगों ने इतनी बार संशोधन करने के बाद भी वह दोष रहित न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं की है जो की जानी चाहिए। और इसीलिए जब किसान आंदोलन भारत में हुआ था, तो मैंने इस कमी की ओर, इस दोष की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी बात बताने की चेष्टा की थी, लेकिन उसे सत्ता पक्ष ने भी ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी अनदेखा किया।
और आज भी मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आप भारत को सुखी, समृद्ध और सब प्रकार से एक आदर्श और खुशहाल संपन्न देश के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको आर्थिक न्याय की यह जो अवधारणा जो अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ठीक से समझना चाहिए। और हमारा कहना बहुत छोटा सा है, आप उसे किस विचारधारा के दायरे में रखना चाहेंगे ये आपकी मर्जी है। मैं इसे मार्क्सवादी नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्क्सवाद भी आर्थिक न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और वह केवल जो मजदूरों की सरकार, केवल कामगारों की सरकार कहकर उसको परिभाषित करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं कभी उस विषय पर जब विस्तार से बोलूंगा तो उसके सारे हर पक्ष को स्पष्ट करूंगा। और मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मानव मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं होने के कारण यह जो मार्क्सवाद की अवधारणा है, यह कल्पना लोक में तो हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एक मित्र इस बात को बार बार कहते भी हैं और यह भी स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि धरती पर उतारने की बात केवल सिद्धांत के आधार पर चलने वाली विचारधारा के अंदर नहीं भी हो सकती है, और इसीलिए मैं उसका ज्यादा उल्लेख नहीं करता। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि यह पूंजीवाद जो ब्रिटेन के लुटेरे अंग्रेजों की देन है, जो मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध है और जिसके कारण आज पूरी दुनिया सत्यानाश के कगार पर पहुंची है, वह विचारधारा, वह पूंजीवाद इन्हीं अंग्रेजों ने पैदा किया। और इसका कारण भी मैंने स्पष्ट किया कि इन्होंने पूरी दुनिया को लूट कर जो अकूत संपत्ति, बेशुमार संपत्ति इकट्ठा की थी, उसे छिपाने के लिए और भविष्य में इसके कारण किसी आपराधिक दंड से बदनाम होने या उससे बचने के लिए उन्होंने इस पूंजीवाद को जन्म दिया था। लेकिन अगर आप सुंदर और अति सुंदर मानवीय सभ्यता का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको इससे परे हटकर न्यायपूर्ण और अर्थव्यवस्था पर भी चिंतन करना पड़ेगा। और उसके अनुसार मैंने जैसा बताया है कि औसत संपत्ति अधिकार, आप इसी को एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मानिए, और इससे ज्यादा संपत्ति जिसके पास भी संग्रहित हो उसके लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानिए, और उस व्यक्ति से ब्याज की दर से संपत्ति कर निरंतर लेने का प्रावधान मानिए। यह संपत्ति कर भी बहुत कम पर्याप्त होगा, और उस स्थिति में यदि हम सहमति की ओर बढ़ जाते हैं तो एक सुंदर से सुंदर दुनिया का निर्माण होगा, जिसमें आपस में सब लोग प्रेम पूर्वक, सद्भाव, सहयोग पूर्वक और आत्मीयता के साथ बिना किसी प्रकार का धोखा दिए, छल कपट किए खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और आप इसमें इस बात को समझ लीजिए कि जब बिना किसी तरह का अपराध किए, बिना किसी तरह का छलावा किए, सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए हम सुखी जीवन जी सकते हैं, तो फिर हमें गलत रास्ता क्यों पकड़ना चाहिए, विनाश का रास्ता क्यों पकड़ना चाहिए? यह बुद्धि का नहीं, विवेक का विषय है। और भारतीय जो संस्कृति है उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर
अपनी सनातन परंपरा का निर्वाह अपनी सनातन परंपरा के अनुसार सबको, पूरी दुनिया को सुखदायी बनाने का सपना देखती है। और यह सपना हम आर्थिक न्याय की अवधारणा के बल पर बहुत आसानी से पूरे भारत में तो उतार ही सकते हैं, पूरी दुनिया में भी उतारने में कोई कठिनाई उसे नहीं होगी। और इसीलिए मैं सब बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वे अपने स्थान पर खुद विचार करें कि औसत संपत्ति अधिकार से अधिक अधिकार की आवश्यकता उन्हें है भी नहीं, और न्याय के आधार पर उससे अधिक स्वतंत्रता की बातें, उदंडता तो हो सकती हैं, लेकिन वह न्यायपूर्ण स्वतंत्रता नहीं हो सकती। और यह अगर हम स्थापित कर देते हैं तो यह स्थापित करना कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए पूरे समाज को इसी बात के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी व्यापक सहमति बनाना चाहिए। इसे जितना जल्दी और जितना दूर दूर तक और जिस आसानी से आप फैला सकते हो, इस बात को फैलाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और उसी तरीके से जब विवेकशीलता के साथ आप इसे आगे बढ़ाने में प्रयासरत होंगे तो यह निश्चित रूप से बढ़ेगी, और तब एक बहुत सुंदर दुनिया जिसमें कोई भी दुखी नहीं होगा और कोई भी पराया नहीं होगा, दुनिया के सामने दिखाई पड़ेगी। और पूरी दुनिया खुशहाली के साथ बहुत सहजता का जीवन हर व्यक्ति जी सकेगा, हर जीव जंतु जी सकेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। जय मानवता, जय हिंद, जय भारत और धर्म की जय हो। इसी के साथ सभी बंधुओं को हार्दिक प्रणाम, नमस्कार।